हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम न्यायपालिका एससी और एससी के जो सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लगा के अनुच्छेद 147 तक किया गया है। तो 124 से लगा के 147 तक। सर्वोच्च न्यायालय के विनियमन के लिए किसे अधिकृत किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के विनियमन के लिए संसद को अधिकृत किया गया है। भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका का प्रावधान है? तो भारत में स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश है, तो कुल 34 न्यायाधीश है। भारत संविधान लागू प्रवर्तन होने के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान लागू होने के समय उस टाइम एक अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश थे, तो कितने थे कुल? 8। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य स्थान पर सुनवाई करना चाहता है तो इसके लिए उसे किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो उसे किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार क्या निर्धारित है? तो वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाती है, परंतु वरिष्ठता के आधार पर 1973 और 1974 में नियुक्ति नहीं की गई थी। भारत संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 124 अनुच्छेद 2 के अंतर्गत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा ये भी हो सकता है और अथवा ये एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ये 3 योग्यता होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो कब अपनाया था? 1993 में अपनाया था। कब अपनाया था? 1993 में अपनाया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति के थे एच.जे. कानिया थे। कौन थे? एच.जे. कानिया थे। भारत सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग कब गठित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? 2014 में किया गया था। न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का क्या उद्देश्य था? तो न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संशोधन के तहत किया गया था? तो न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन कब? 99वां संविधान संशोधन 2014। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? तो ये 2014 में आया था और 2015 में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से की जाती है? तो वर्तमान में कोलेजियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित योग्यताओं का वर्णन किया गया? तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? 124(3) में लिखा गया है कि न्यायाधीशों की योग्यता यही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? किससे परामर्श करता है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लेता है।
किस प्रक्रिया का पालन किए बिना राष्ट्रपति किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है? तो परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो किस प्रक्रिया के तहत किया गया है? ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत प्रक्रिया दी गई है कि कैसे हटा सकते हैं उनको। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत देता है? 124(2) के तहत देता है। 2 के तहत के तहत देता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। ये महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इनके वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान वर्णित है? तो अनुच्छेद 125 के तहत है। तो इनका वेतन कहाँ से, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये तो 125(1) के अंतर्गत है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन है 1,02,80,000। वर्तमान में अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2,50,000। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि से इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए क्या आधार उल्लेखित किए गए हैं? तो उनके आधार पर क्या है? सिद्ध कदाचार और असमर्थता। इस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो क्या है? सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो कौन से सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है? दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। राज्यसभा में लाने के लिए कुल उपस्थित सदस्यों का 50 सदस्य होना चाहिए और लोकसभा में 100 सदस्य, कुल उपस्थित सदस्यों का 100 सदस्य होना चाहिए। संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो कौन से बहुमत के द्वारा उनके पद से उनको हटाया जा सकता है? कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। तो कितने? 2/3 बहुमत के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाले प्रस्ताव को संसद में रखने तथा उनके असमर्थता आदि की जांच करने से संबंधित प्रक्रिया के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया है? तो कौन सा अधिनियम पारित किया है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 अधिनियम पारित किया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम में कितनी धाराएं होती हैं? तो न्यायाधीश अधिनियम में कितनी धाराएं होती हैं? तो कितनी? 7 धाराएं होती हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने वाली किन शब्दावलियों को परिभाषित नहीं किया गया है? तो कौन शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया? अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस अधिनियम में विहित की गई है? तो संसद में उनके महाभियोग कौन से अधिनियम के तहत लाई जा सकती है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ कौन दिलाते हैं? उनको राष्ट्रपति दिलाते हैं पद की शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो इनका प्रारूप कहाँ उल्लेख किया गया? अनुसूची 3 में दिया गया है कि इनकी शपथ ये शपथ इस तरह से ले सकते हैं। तो कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 3 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है। कौन से अनुच्छेद में है? शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 124(6) के तहत ये शपथ ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते में उनकी नियुक्ति के लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु किस परिस्थिति में राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकता है? तो कौन सी परिस्थिति में दे सकता है? वित्तीय आपातकाल के दौरान इनकी वेतन में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है।
संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो कार्यकारी न्यायाधीश कौन से अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 126 के तहत नियुक्त किए जा सकते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 126 के तहत करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कब करता है? तो इनकी नियुक्ति करने का कारण क्या है? जब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कर्तव्य निर्वाह में किसी कारणवश असमर्थ हो, तो इसके तहत हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। और कौन से अनुच्छेद पढ़ा था? 126 अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ होती है? केवल उच्चतम न्यायालय में होती है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ पे होती है? केवल उच्चतम न्यायालय में हम कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 की नियुक्ति कौन करता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में है, पर करते कौन है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से करते हैं। तो राष्ट्रपति की पहले अपने को अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। और ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 127 में दिया गया है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस कारण से की जाती है? तो कौन से कारण है जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य करते हैं? तो कोरम पूरा ना होने पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संख्या कम होने पर, तो कौन से कोरम अगर पूरा नहीं हुआ है तो हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद 127 के तहत कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करता है? तो किसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करता है? तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एवं राष्ट्रपति से। जहाँ से हमें तदर्थ न्यायाधीशों को लेना है वहाँ के उच्च न्यायालय से और राष्ट्रपति से। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में है? उच्चतम न्यायालय में है। बस ओनली हम कहाँ पे? उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अब इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अल्पकाल के लिए करते हैं। जब तक इनकी आवश्यकता होती है तब तक इनको सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त की जाती है? अनुच्छेद 128 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसकी पदावधि के पूर्व हटाया नहीं जा सका है, तथापि इसके लिए प्रयत्न किया जा चुका है। वे कौन से न्यायाधीश थे जिन पे कदाचार आरोप लगाया गया था? तो रामास्वामी 1991, सौमित्र सेन 2011। तो कौन कौन से न्यायाधीश है? एक तो रामास्वामी है कब? 1991 हो जाएगा, और एक हो जाएंगे हमारे सौमित्र सेन हो जाएंगे 2011। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत कितने सदस्यों की समिति गठित की गई होती है? तो कौन सी समिति कितने सदस्य होते हैं? 19 में 3 सदस्य होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत नहीं कर सकता? अनुच्छेद 124(7) के तहत ये कहीं पे भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस बाद में दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस बाद में दिया गया है? संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बाद 1973 में दिया गया था। कब? 1973 में। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है? तो अभिलेखीय न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 129 के तहत। अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? उस न्यायालय के फैसले अभिलेख या साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। उस न्यायालय को अवमानना में दंडित करने का अधिकार प्राप्त है, तो वो दंडित कर सकता है, और अभिलेख साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। मूल अधिकार या आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है? आरंभिक और मूल अधिकार में केंद्र तथा राज्य, एक या अधिक राज्यों के बीच के विवादों को इसमें आ सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवादों को केंद्र और राज्यों तथा
एक या अधिक राज्यों का विवाद आरंभिक और मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 32 और 13(2) के तहत होता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कौन से लेख जारी कर सकता है? तो कौन सा लेख जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है, परामर्श जारी कर सकता है, प्रतिषेध अधिकार और प्रच्छा और एक उत्प्रेषण अधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किससे संबंधित परामर्श देता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। कौन कौन से विषय पर परामर्श दे सकता है? सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में विधिक सलाह दे सकता है, किसी पूर्व संवैधानिक संधि के तहत, समझौते के तहत, प्रसंविदा के तहत आदि मामलों में परामर्श दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद के अनुसार प्रदान किया गया है? तो प्रारंभिक अनुच्छेद 131 के तहत प्रदान किया गया है। मूल अधिकारों के हनन होने पर कोई व्यक्ति किस न्यायालय में सर्वप्रथम आवेदन कर सकता है? तो कहाँ कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में, दोनों में कर सकता है। अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है और उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल दंडिक कार्यवाही या अन्य कार्यवाहियों में दिए गए किसी निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत होगी? तो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है। सिविल विषयों से संबंधित उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अपीलीय क्षेत्र अधिकारिता कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 133 के तहत की गई है। उच्चतम न्यायालय में एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? तो कौन से एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो कहाँ, कौन से अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? 133(3) के तहत की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामलों के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 134 के तहत है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 136 प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद अपीलीय क्षेत्राधिकार के समय संबंधित? तो 132 से लगा के 136। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। न्यायालय का यहाँ क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। तो अब अपीलीय अधिकारिता कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले अनुच्छेद 132 के तहत आते हैं। सिविल संबंधित मामले अनुच्छेद 133 के तहत आते हैं। आपराधिक मामले अनुच्छेद 134 के तहत आते हैं। विशेष इजाजत से संबंधित अपीलीय मामले अनुच्छेद 136 के तहत आते हैं।